स्वागत है। मैं आज इंटर का चौथा चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के विषय में आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से शीत युद्ध का दौर था तो उसमें दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, एक सोवियत संघ और दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसके पश्चात जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र भी बनने चालू हुए। तो मैं आपको पहला बताता हूं कि दो द्विध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यूरोपीय संघ का उदय यूरोप में हुआ। दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यूरोपीय संघ का उदय यूरोप में हुआ और आसियान का उदय एशिया में हुआ। अब हम देखते हैं यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय राज्यों का एक संघ बना। जितने भी यूरोपीय देश थे उन देशों का उन्होंने ही विचार करा कि हमें क्या करना चाहिए अपनी एकता के लिए, अपनी सहायता के लिए, अपनी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो उन्होंने एक संघ बनाया जिसका तात्पर्य राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का लाभ जो है यूरोप के सभी देशों को मिले। ठीक है, अगला देखते हैं कि यूरोपीय संघ का उदय किस प्रकार हुआ। यूरोपीय संघ का उदय किस प्रकार हुआ ये जानना भी आवश्यक है। कभी कभी सवाल में ये भी आता है कि यूरोपीय संघ का उदय किस प्रकार हुआ। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे या क्या उत्तर लिखेंगे तो इसके बारे में आपको बताता हूं। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। जो मार्शल योजना थी उसके अंतर्गत जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। ठीक, इस योजना में अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को व्यापार आर्थिक मामले में मदद देनी शुरू कर दी। यानी कि अमेरिका ने जो अमेरिका गुट के साइड के लोग देश थे उनको आर्थिक रूप से मदद देनी शुरू कर दी। नंबर 2, 1957 में रोम संधि के अंतर्गत 1958 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय अस्तित्व में आए। यानी कि जो 1957 में संधि हुई उस संधि के फलस्वरूप 1958 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय अस्तित्व में आए। अब नंबर 3 पे देखते हैं यूरोपीय संघ के विघटन के बाद मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो 1952 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। अब आता है यूरोपीय संघ की संस्थाएं कौन कौन सी हैं। जो यूरोपीय संघ बना उसकी संस्थाएं या उसके अंग कौन कौन से हैं। तो एक तो है यूरोपीय संघीय परिषद। इसका मुख्यालय जो है ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसका मुख्य कार्य जो है ये मुख्य निर्णयकारी संस्था है। ये जो है यूरोपीय संघीय परिषद ये मुख्य निर्णयकारी संस्था है जिसमें 15 सदस्य देशों के मंत्री शामिल होते हैं। 15 सदस्य देशों के मंत्री शामिल होते हैं और सभी संघीय कानूनों का निर्माण यूरोपीय संघ के सभी देशों में मान्य होते हैं। यानी कि जो भी ये परिषद कार्य या कानून को लागू करती है तो वो 15 देशों में जो इसके सदस्य देश हैं उनमें सब में लागू होता है और प्रत्येक 6 माह पर इनका सदस्य जो है वो बदलता रहता है। नंबर 2 पे है यूरोपीय संसद। नाइस संधि के तहत नाइस संधि के तहत यूरोपीय संसद की स्थापना हुई। वर्तमान में इसके 626 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 626। ये राजनीतिक समूह का निर्माण, इसका जो मुख्य कार्य है वो राजनीतिक समूह का निर्माण करना और यूरोपीय संघ का बजट पेश करना। यूरोपीय संघ का कितना खर्चा आएगी इस विषय में बजट बनाना, पेश करना। सार्वजनिक महत्व के विषयों पर विचार विमर्श करना। यानी कोई महत्वपूर्ण विषय है तो उस पर विचार विमर्श करना और आयोगों की निगरानी का भी कार्य करती है।
यानी कि इसका कार्य यह है कि जितने भी आयोग बने हुए हैं यूरोपीय संघ के अंतर्गत, उनकी भी ये निगरानी करती है, उनके बजट की व्यवस्था करती है। अब अगला है यूरोपीय आयोग। यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय, यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय को मिलाकर एक संधि के तहत यूरोपीय आयोग का निर्माण किया गया। यह कहने का मतलब यह है कि 3 आयोगों को, ठीक है, पहला यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय, इन तीनों को मिलाकर एक संधि के तहत यूरोपीय आयोग का निर्माण किया गया। यानी कि यूरोपीय आयोग के निर्माण में 3 समुदाय थे, ठीक। और संधियों का संरक्षक किसी भी सदस्य देश के विरुद्ध कार्रवाई करना, यूरोपीय कानून का निर्माण करना और सामरिक रूप से यूरोपीय हितों के प्रतिनिधित्व करना। यानी कि इस आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जितने भी सदस्य देश हैं उनके बारे में विचार, मतलब उनका भला, उनके कार्य प्रणाली को देखना। इसके अलावा जो भी कोई कानून बनता है, किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है, तो भी ये आयोग देखता है। अब न्यायालय, यूरोपीय संघ का एक न्यायालय भी है, लेकिन उस न्यायालय के भी 2 न्यायालय हैं। जैसे एक है न्याय का न्यायालय, न्याय का न्यायालय तो यूरोपीय संधियों की व्याख्या और देखभाल, यानी कि न्याय का न्यायालय का कार्य क्या है? न्याय का न्यायालय, न्याय का न्यायालय तो ये यूरोपीय संधियों की व्याख्या करता है और उन कानूनों की देखभाल करता है, उन पर निर्णय लेता है। और नंबर 2 है उपाय का न्यायालय। 2 प्रकार के न्यायालय हैं, एक न्याय का न्यायालय और एक है उपाय का न्यायालय। ये व्यक्ति और व्यापार और संस्थाओं, ये व्यक्तियों, व्यापार और संस्थाओं के बारे में निर्णय लेता है। यानी कि 2 न्यायालय हैं, एक न्याय का न्यायालय और एक उपाय का न्यायालय। जो उपाय का न्यायालय है तो वो जो है व्यक्ति और व्यापार की संस्थाओं के विषय में विचार करता है, और दूसरा जो है वो यूरोपीय संधियों की व्याख्या और उसके बारे में कानून बनाता है। अगला है लेखा परीक्षक का न्यायालय। लेखा परीक्षक का न्यायालय जो है वो 15 सदस्यीय परिषद द्वारा नियुक्त एकल धनराशि का सही उपयोग करने लगा। यानी कि लेखा परीक्षक का जो न्यायालय है इसके 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15। और इसका प्रमुख कार्य क्या है कि जो भी धनराशि एकत्र की जाती है, यूरोपीय संघ के सदस्यों से जो भी धनराशि एकत्र की जाती है उसके बारे में खर्च के लेखा जोखा इसी के पास रहता है। अब है एक आर्थिक व सामाजिक समिति। आर्थिक व सामाजिक समिति, ये समिति 22 सदस्यों वाली है। इस समिति में 22 सदस्य हैं जो सलाहकार संस्था के रूप में हैं। किसके रूप में? सलाहकार संस्था के रूप में ये सलाह देती है कि यूरोपीय संघ को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार की नीति बनानी चाहिए, किस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए। और नौकरी देने वाले व्यापार और संघों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व होता है इसके अंदर। इस संधि के अंतर्गत जो है वो व्यापार, संघों, उपभोक्ताओं का महत्व होता है। इसमें प्रमुख लोग जो होते हैं, नौकरी देने वाली संस्थाएं होती हैं, जैसे कि जो भी आप देखते होंगे जो संस्थाएं हैं नौकरी देती हैं, तो उन लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है और वही इस पर विचार विमर्श करते हैं। अगला है यूरोपीय निवेश बैंक। यूरोपीय निवेश बैंक ये यूरोपीय आर्थिक और सामाजिक समिति के साथ हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा संचालन होता है। तो यूरोपीय निवेश बैंक का तात्पर्य ये है कि यूरोपीय संस्थाओं के अंतर्गत जो भी यूरोपीय संघ के अंतर्गत जो भी देश आते हैं तो वो अपनी आर्थिक मदद जो है
यूरोपीय बैंक के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। और इनके ये यूरो रुपया है, डॉलर है, जो सभी देशों में मान्य होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको यूरोपीय संघ का उदय और उसकी संस्थाओं के बारे में बताया। मैं समझता हूँ कि आप इसको भली प्रकार समझ गए होंगे, और एक दो बार दोबारा समझोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आज हम जो हैं आपको विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका के विषय में विस्तार से समझाएंगे। विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका। नंबर 1, पिछले 4 दशकों में यानी कि 40 वर्षों में विश्व में सबसे बड़े व्यापारिक खंड तथा आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा। कौन? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो है विश्व राजनीति में 4 दशकों के अंदर 40 वर्षों के अंदर जो है सबसे बड़ा व्यापारिक खंड और आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा। नंबर 2, नहीं उसी के बाद 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया। 2005 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया। नंबर 2 है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जैसे विश्व व्यापार संगठन आदि के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि यूरोपीय संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी यूरोपीय संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और यूरोपीय संघ के पास जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। वैसे तो सबसे बड़ी सेना जो है अमेरिका की है, उसके बाद अगर सबसे बड़ी सेना आती है तो वो यूरोपीय संघ की आती है। चौथा है यूरोपीय संघ। पांचवा है सूचना, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी यूरोपीय संघ का दूसरा स्थान है। यानी कि संचार के मामले में, अंतरिक्ष के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में भी ये विश्व में दूसरे स्थान पर है। और यूरोपीय संघ में वर्तमान में 28 देश सदस्य हैं। यानी कि 28 देशों की सेना। खुद आप समझ सकते हैं कि विश्व में कितनी बड़ी सेना होगी। अब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ की कुछ सीमाएं भी हैं। यूरोपीय संघ की कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिट भी है। इसी लिमिट के आधार पर वो कौन कौन सी लिमिटें हैं वो आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोप संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप में सक्षम है। यानी कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है यूरोपीय संघ, ये हर किसी के मामले में बोलने में, उसके मामले में हस्तक्षेप करने में सक्षम है। क्यों? इसके सदस्य देशों में अपनी विदेशी, इसके जो सदस्य देश हैं यूरोपीय संघ के जो 28 सदस्य देश हैं, इनकी अपनी विदेश और रक्षा नीति है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यूरोपीय संघ के पास जो 28 देश हैं उसके अंदर सदस्य देश हैं, उनकी खुद की एक विदेश नीति और रक्षा नीति है और वो उससे समझौता नहीं करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर पारस्परिक रूप से एक दूसरे के विरुद्ध भी खड़े होते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि 28 देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। अगर कहीं यूरोपीय संघ के सदस्य कोई गलत कार्य करते हैं तो वो उसका पुरजोर विरोध भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूरोपीय संघ है तो वो सही कार्य कर रहा है तो साथ में गलत कार्य कर रहा है तो वो उसके विरुद्ध भी होते हैं। जब आपने सुना होगा 1991 में इराक पर हमला हुआ था, इराक पर अमेरिका ने जब हमला किया था तो उस हमले के लिए ब्रिटिश पीएम तो साथ थे, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं वो साथ थे, लेकिन जर्मनी, फ्रांस इस आक्रमण के विरुद्ध था। ये भी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। तो इसमें जो है जर्मनी और फ्रांस का ये इच्छा थी कि भाई इराक पर आक्रमण ना किया जाए। तत्कालीन ब्रिटिश पीएम, इसी तरह यूरोप के कुछ देशों में यूरोप को भी लागू किए जाने का कार्यक्रम को लेकर मतभेद रहा। जैसे कि ये 28 देश हैं
ये यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, तो इन्होंने ये सोचा कि हम जो है एक अपनी मुद्रा बनाएं, यूरो मुद्रा। कौन सी मुद्रा बनाएं? यूरो। लेकिन उसके अधिकांश देशों में भी इस पर मतभेद रहा। किसी ने कहा कि हम इस यूरो मुद्रा का प्रचलन नहीं करना चाहते हैं। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ग्रेट ब्रिटेन को यूरोपीय व्यापार से अलग रखा, यानी कि ब्रिटिश जो है यूरोपीय व्यापार से अलग रहा। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया, यानी कि स्वीडन और डेनमार्क ने मास्ट्रिक्ट संधि के तहत इस यूरो मुद्रा को मानने से इनकार किया और मतभेद भी स्पष्ट सामने आए और उन्होंने उसका प्रतिरोध भी किया। स्पष्ट है कि विदेश तथा रक्षा नीति मामले में कार्य करने की क्षमता सीमित है, यानी कि यूरोपीय संघ जो है रक्षा और विदेश मामले में उसके अधिकार सीमित हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा कार्य कर रहा है तो वो साथ है, और अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो यूरोपीय संघ के देश भी उसका विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के विषय में आपको जो है यूरोपीय संघ के बारे में विस्तार से समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आसियान के बारे में।